हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आने वाले डेरिवेशन में काम आएंगे और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है एरिया वेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे होती है, सपोज करते हैं ये एक सरफेस है, यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट से मिलकर ये बना हुआ है। तो हर एलिमेंट का जो है वो अपना अपना छोटा छोटा एरिया है। तो यहाँ पर जो इस सरफेस में है वो n एलिमेंट्स है और ये जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है वो हमेशा एक परपेंडिकुलर ही होती है जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो सरफेस है इसके लिए इसकी डायरेक्शन जो है ये ऐसी हो जाएगी, इस एलिमेंट के लिए या इस एलिमेंट के लिए किसी के लिए भी परपेंडिकुलर ही होती है। हमेशा किसी भी सरफेस की डायरेक्शन जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है उस सरफेस के। अगर ये ऐसा है तो उसके परपेंडिकुलर ऐसा होगा, अगर ये सरफेस ऐसा होगा तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा, और अगर ये सरफेस ऐसे होगा तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा। कैसे भी हो सकता है, मतलब अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, कहीं भी वो सरफेस जैसा रखा है उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जो एरिया वेक्टर है, ये जो सरफेस है, हम सपोज करते हैं कि एरिया वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है, उसको समझेंगे कि ये जो सरफेस है ये n एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो n एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट का अपना छोटा सा एरिया होता है जिसको हम ds से रिप्रेजेंट करेंगे। ds मीन्स की सरफेस एरिया। तो हमको एरिया वेक्टर निकालना है तो हम n एलिमेंट्स का वो वहाँ पे जो भी एलिमेंट है n एलिमेंट्स का और उस छोटे से एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एरिया वेक्टर मिल जाएगा। जैसे कि ये डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये एक एरिया है कोई भी और उसके परपेंडिकुलर जो है वो उसकी डायरेक्शन है। ये n वेक्टर मतलब कि उस वेक्टर जो है, एरिया जो है वो n एलिमेंट से कंसिस्ट है और उसका जो एरिया वेक्टर है वो छोटे से एरिया और वहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं उन दोनों के मल्टीप्लाई से एरिया वेक्टर उसका फॉर्मूला होता है। मतलब कि एरिया वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो ds वेक्टर इज इक्वल्स टू ds इंटू एन कैप होते हैं। और ये जो यहाँ एरिया है किसी भी एलिमेंट का वो ds है। ये था हमारा एरिया वेक्टर का कंसेप्ट। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पर सपोज करते हैं कि कोई सरफेस रखा हुआ है, मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन ये ऐसी होगी, लेफ्ट साइड टू राइट साइड, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहाँ पर कोई सरफेस ऐसा रखा हुआ है। तो वहाँ से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, मतलब कि यहाँ से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होकर जा रही हैं, तो वो जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सरफेस के थ्रू जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं, ये फाई और वहाँ छोटा सा ई। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, आप ये डायग्राम देख के समझ सकते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज है तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सरफेस को छोड़ रही हैं, मतलब कि वहाँ से स्टार्ट होके कहीं और जा रही हैं, मतलब कि वो सरफेस को छोड़ रही हैं। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो जब फील्ड लाइंस उस चार्ज से निकल के डाइवर्जेंट मतलब कि फैलती जाती हैं और सरफेस को छोड़ रही हैं तो उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और जब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये किसी चार्ज के पास जा रही हैं, मतलब कि वो किसी बॉडी में एंटर कर रही हैं एक सरफेस के थ्रू, तो उसको निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और इस केस में जो लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कन्वर्जेंट होती हैं क्योंकि वो लाइंस कहीं से आ रही हैं इसलिए। और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स था उसमें डाइवर्जेंट होती हैं क्योंकि वहाँ से कहीं से निकल रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक फॉर्मूले से भी डिनोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो होता है डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पर जो डी फाई ई है वो
ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो थोड़े ही से एरिया के लिए जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी एस जो है वो छोटा सा एरिया है जहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, और कॉस थीटा ये डॉट प्रोडक्ट है ई और डी एस का, इसलिए यहाँ पर कॉस थीटा आएगा। तो कॉस थीटा जो है, जो यहाँ पे थीटा है वो ई मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच में एंगल होगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा हट के डॉट से रिप्लेस हो गया है वो डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो यहाँ पर दो कंडीशंस दी हुई है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होता है और कब ज़ीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट होगा। वहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट ऐसे रख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो वो ऑब्जेक्ट है वो 90 डिग्री का एंगल बने। ऑब्जेक्ट मीन्स कि सरफेस जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर थीटा 90 होगा तो सरफेस जो है वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पैरेलल कैसे होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के साथ तो 90 डिग्री बना रही है, लेकिन हमने अभी पढ़ा था एरिया वेक्टर में कि जो ये सरफेस होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है, हमें बेसिकली सरफेस की डायरेक्शन चेक करनी है। तो जो सरफेस की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होती है, मतलब कि ये जो सरफेस अगर ऐसे रखा है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे परपेंडिकुलर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसा था और सरफेस की डायरेक्शन ऐसी है, तो सरफेस की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन जो सरफेस है उसकी डायरेक्शन उसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये था ई डी एस कॉस 90। कॉस 90 जो है वो ज़ीरो होता है तो पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो जब सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होती है तो जो फ्लक्स होता है वो ज़ीरो होता है। अब हमारी सेकेंड कंडीशन है कि जब सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि जब थीटा ज़ीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो फिर से ऐसी ही है। लेकिन अब हम क्या सपोज करेंगे कि जो एरिया है वो ऐसा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपस में पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होगी। वो ऐसे, ये जो सरफेस रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके यहाँ से परपेंडिकुलर जाएगा, ऐसे ऊपर आएगा। हमने पढ़ा था एरिया वेक्टर में कि किसी भी सरफेस की जो डायरेक्शन होती है वो उसके परपेंडिकुलर होती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और सरफेस है वो डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और सरफेस है वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और जो एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपस में पैरेलल होंगे। तो जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि हमें सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल स्टडी करना है इस फॉर्मूले में। तो डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस 0। कॉस 0 जो है वो 1 होता है तो ई डी एस जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है हमें डी के फॉर्म में दिया है, मतलब कि छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और छोटे से एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो हमें इसको टोटल निकालना है। तो हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमें फाई ई, यहाँ लिखा हुआ है डी फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। तो हमें ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा इंटीग्रेट करने पर। जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब होती है। ये कैसे होती है? तो ये जो ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि न्यूटन पर कूलाम्ब होती है, और डीएस जो है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब हो जाएगा। यहाँ लिखा भी हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो m-3t-3a-1 होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन है उसको कैसे निकालेंगे वो देखते हैं कि डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। तो हम फॉर्मूला की हेल्प से डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। तो डी फाई ई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि F/Q होता है इंटू डी एस, और कॉस थीटा जो है वो कांस्टेंट है। तो डी फाई ई इज इक्वल्स टू फोर्स का जो फॉर्मूला है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है अपॉन क्यू इंटू डी एस। तो डी फाई ई इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और जो चार्ज का फॉर्मूला है वो आई इंटू टी होता है, करेंट इंटू टाइम इंटू डी एस।
तो डी फाई ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम की मास की जो डायमेंशन है वो एम होती है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2 होती है, अपॉन में आई जो है करंट है, तो करंट के लिए ए एम्पियर होती है, और टी जो है वो टाइम होती है, और ds जो है वो बेसिकली एरिया है, तो एरिया जो है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहाँ लेंथ इंटू लेंथ भी हो सकता है, आखिर तो वो एक साइड ही होती है, तो साइड के लिए हम लेंथ यूज़ करते हैं, तो L 2 टाइम्स होगा क्योंकि लेंथ इंटू लेंथ या लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है इसलिए। तो डी फाई ई जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो क्या आ जाएगा, ML3T-3A-1, तो M और यहाँ पर 2 टाइम्स था L और यहाँ पर एक बार, तो L 3 हो जाएगा, और T पर -2 था, ये ऊपर जाएगा तो T पर -1 हो जाएगा, तो T पर -3 आ जाएगा और A पर -1 हो जाएगा। तो डायमेंशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वो हो जाएगी ML3T-3A-1। तो अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है सॉलिड एंगल, जो कि हमारे नेक्स्ट डेरिवेशन में बहुत काम आने वाला है। सॉलिड एंगल जो है वो बेसिकली अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो किसी सरफेस ने जो एंगल बनाया है हम उसी को ही सॉलिड एंगल बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द एंगल सबटेंडेड बाय अ सरफेस एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल, मतलब कि किसी सरफेस के थ्रू किसी पॉइंट पे जो एंगल बनाया गया है उसे ही सॉलिड एंगल बोला जाता है। तो जो सॉलिड एंगल है उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है वो डी ओमेगा इज इक्वल्स टू ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। यहाँ पे डी ओमेगा सॉलिड एंगल है, ds जो है वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटा सा एरिया, cos थीटा एंगल है, अपॉन में r जो है वो उस सरफेस से जिस पॉइंट पे हमें एंगल फाइंड करना है वो उसकी डिस्टेंस है। तो अब हम इस फिगर के थ्रू समझते हैं कि फॉर्मूला में क्या क्या यूज़ हुआ है। ये सपोज करते हैं जो AB है ये एक सरफेस है, और ये जो पॉइंट P है वहाँ से पॉइंट O पे जो सॉलिड एंगल बन रहा है डी ओमेगा, AB के जो मिड पॉइंट है वहाँ से सॉलिड एंगल का डिस्टेंस r है, तो ये अपॉन में जो फॉर्मूला है उसमें r स्क्वायर यूज़ हुआ है। जो हमने पहले फॉर्मूला देखा वो छोटे छोटे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे जिससे हमें जो सॉलिड एंगल है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। और ये नोट पॉइंट लिखा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सॉलिड एंगल होता है एक क्लोज्ड सरफेस के थ्रू किसी पॉइंट पे अगर वो बन रहा है और जो सरफेस है वो क्लोज्ड है तो वो हमेशा 4 पाई स्टेरेडियन होता है। जो एंगल सॉलिड एंगल बनता है किसी क्लोज्ड सरफेस पे किसी पॉइंट से, तो उसकी वैल्यू हमेशा 4 पाई स्टेरेडियन होती है। थैंक यू।